चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईमुल्लाह फ़ारूकी और आज हम जो है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के पहले डेमो सेशन को देखने जा रहे हैं। इस पहले हमने तिलावत की, नात सुनी और थोड़ा सा सेशन का तारुफ भी करा देता हूँ सेशन के स्टार्ट में ही। और यकीनन आप में से बहुत से लोग इस बात पे भी परेशान होंगे कि अब नेक्स्ट जो लाइसेंस टेस्ट है वो एलिमेंट्री होगा, सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा, तो उसके ऊपर भी मैं स्टार्ट में ही बात कर लेता हूँ। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट 2024 में सिंध में स्टार्ट हुआ, जैसा कि आप सब जानते हैं। सीबा टेस्टिंग सर्विस के थ्रू स्टीडा ने ये प्रोसेस स्टार्ट कराया लाइसेंस टेस्टिंग का, और ये पाकिस्तान में पहला प्रोविंस है जहाँ पे लाइसेंस इशू किए गए हैं। एलिमेंट्री लेवल पे टेस्ट हुआ और उसके लाइसेंस इशू हुए और उसकी बेस पे टीचर्स की प्रमोशन हुई है। पंजाब इसको अभी फॉलो करने जा रहा है, बट अभी इसके अलावा फेडरल या किसी और प्रोविंस में टीचिंग लाइसेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हुई। तो अभी जो नेक्स्ट आना है, एक्सपेक्टेड है कि फेब में ये लाइसेंस टेस्ट हो, चूँकि वो एक ट्रायल था, एक पायलट टेस्टिंग कह लें थी कि पहले फ़ेज़ में एलिमेंट्री का सिर्फ लिया गया कि ये किस हद तक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद हम उसके नताइज को की बेस पे या इशू जिनको हम कर चुके होंगे लाइसेंस, तो उनको कैसे आगे हम जो है ना उनकी प्रमोशन करेंगे। वो सारी एक पॉलिसी बनी हुई है, अगर आप कहेंगे तो ग्रुप में मैं भेज दूँगा। उसके बाद जो है उन्होंने सिलेबस आउटलाइन दी, फिर टेस्ट हुआ और उसकी बेस पे जो है वो टीचर्स को लाइसेंस इशू किए गए और लाइसेंस टीचर ने जो है वो प्रमोशंस भी ले लिए हैं। अभी सिंध में और उसके बाद बाकी सारे सूबों के अंदर ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाएगी कि जिसके पास लाइसेंस होगा उसी की अपॉइंटमेंट होगी, उसी की प्रमोशन होगी वगैरह वगैरह। तो बहरहाल अब क्या एलिमेंट्री का होगा दोबारा, चांसेस ये हैं कि मेरे ख्याल से, ये मेरी एक परसेप्शन है अभी, चूँकि ऑफिशियली इस पर कोई भी न्यूज़ जो है वो स्टीडा की तरफ से नहीं जारी की गई, कोई लेटर सीबा की तरफ, स्टीडा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन की तरफ से कोई इस पर पेशरफ्त नहीं हुई है। लेकिन होपफुली इस दफ़ा जो है वो तीनों कैटेगरीज़ का होगा टेस्ट, जहाँ तक मुझे लगता है। तो हम जो है वो इस सेशन में पेडागोजी की मुकम्मल प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो 3 छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने चूज़ किए हैं लाइसेंस टेस्ट के, बहुत आसान अल्फाज में कोशिश होगी कि एक्सप्लेनेशन इनकी की जाए टॉपिक्स की। मैं स्कूल एजुकेशन में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हूँ, डिस्ट्रिक्ट टीचर ट्रेनर भी हूँ, और ऑनलाइन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मोर देन 4 ईयर्स से मैं जो है ऑनलाइन टीचिंग के साथ अटैच्ड हूँ। तो इंशाल्लाह ताला दावा तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि आप आज जिस स्टेज पे हैं और जब सेशन मुकम्मल होगा तो आप जिस स्टेज पे होंगे तो बहुत डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस आप ख़ुद फील करेंगे। लेकिन एक हर एक चीज़ की ना उसके सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो कोशिश ये होगी कि उन सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाए। लेकिन ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है, मैं खपता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। अभी पिछला हमने सेशन लिया तो उसमें तकरीबन राउंड अबाउट कोई 400 प्लस लोग थे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, लेकिन जो डेली लाइव क्लास लेते थे 100 तक लेते थे। जो टेस्ट भेजते थे मुश्किल से यही लोग जिनके CR की उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं टेस्ट लेता था, वो मुझे भेजते थे, मैक्सिमम 100 तक भेजते थे। अब बाकी जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि पेपर वाले दिन हम जाके वो जो लेक्चर सुने हैं या नोट्स पढ़े हैं तो हम वहाँ पे जाके अफलातून बन के, जो अरस्तु बन के, सुकरात बन के जो है ना वो बहुत कुछ लिखाएंगे। तो ये नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो जो मेहनत करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से शायद आज भी कुछ मौजूद हों डेमो में, तो वो इस चीज़ के विटनेस हैं कि शुरू में जब वो मुझे CR क्यूज़ भेजते थे तो पता ही नहीं था कि इस सवाल क्या पूछा गया, जवाब क्या देना है हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने रिसेंटली परसों फाइनल टेस्ट जो है पिछले सेशन का वो मैं चेक कर रहा था, तो मैं ख़ुद हैरान था कि वो चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ाई थी वो भी आंसर में लिखी हुई थी। तो ये वो डिफरेंस था जो मैं देखना चाह रहा था, और इसमें सिर्फ मेरा कमाल नहीं था, इसमें मेरे स्टूडेंट का कमाल है जिसने मेरी बात को समझा,
जिसने कोशिश की, जिसने मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसको लिखने की सलाहियत दे दी। तो अगर आप पैडागोजी के साथ लिंक्ड हैं तो एक ही बात है कि इसको एक दफ़ा समझ लें। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि आपने टेस्ट कैसे बनाना है, कैसे लेना है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बच्चे क्लास में बैठे हैं तो उनको टैकल कैसे करना है, उन बच्चों के वालिदैन के साथ कैसे बात करनी है, ठीक है, उन बच्चों के प्रॉब्लम्स को कैसे समझना है, उन बच्चों को मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाने हैं, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो कैसे उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म करानी है। इस सिलेबस का जो मुश्किल पोर्शन है वो होती हैं थियरीज़। उन थियरीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो वो भी मुश्किल नहीं होती, आसान हो जाती हैं। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम पेडागोजी में पढ़ेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होगा इस पूरे कोर्स में जो आपने पढ़ा हुआ ना हो। मतलब पढ़े हुए ना होने से मुराद ये है कि हमने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जब हम स्टूडेंट थे या अब जब हम टीचर हैं तो हमने ये चीज़ें लाजमी देखी, सुनी, प्रैक्टिस की या पढ़ी होती हैं कहीं ना कहीं पे बीएड एमएड में। तो मतलब बात करने का ये वही चीज़ें हम जस्ट यहाँ पे उनको एक दूसरे के साथ डिस्कशन के थ्रू रिवाइज़ करने चाह रहे हैं। तो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं बग़ैर किसी देर के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहला वो है टेस्टिंग एलिमेंट। हमारे पास ना 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ये नोट्स मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए हुए हैं, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीन का इशू हो तो ग्रुप में आप जो है ना वो नोट्स डाउनलोड करके साथ साथ देख लेंगे, ठीक है जी। आवाज़ क्लियर है? आगे कंटिन्यू करूँ ना मैं? जी सर, आवाज क्लियर। चलिए, टेस्टिंग एलिमेंट्स, टेस्टिंग, जी सर कंटिन्यू करें आप। ओके थैंक यू। टेस्टिंग एलिमेंट में सबसे बेसिक एलिमेंट जो होता है ना, बेसिक चीज़, माइक अपने ऑफ कर देंगे, उसको हम बोलते हैं टेस्ट। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप टीचर हैं, आप एक हफ़्ता पढ़ाते रहें बच्चों को, 10 दिन पढ़ाते रहें, महीना पढ़ाते रहें। अब आप अपने उन बच्चों का माइक ऑफ रखें ना प्लीज़। अब आप अपने उन बच्चों का जायज़ा लेना चाहते हैं कि इनमें से कितने बच्चों को क्या चीज़ समझ आई या क्या चीज़ समझ नहीं आई। उसके लिए आप क्या करते हैं जी? बच्चों के चेहरे देखते हैं, टेस्ट लेते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, हाँ, उनको उनसे टेस्ट लेते हैं, बस इस असेसमेंट। उनकी असेसमेंट करते हैं थ्रू टेस्ट। मॉक टेस्ट लेते हैं हाँ, टेस्ट लेते हैं। सर, टेस्ट लेते हैं। वही टेस्ट की बात यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कि फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। बच्चे को जो हमने पढ़ाया उसने कितना उसको समझा, इसके अबाउट एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक बाकायदा और मुनज़्ज़म अंदाज में बच्चों की परफॉर्मेंस के अबाउट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना टेस्ट कहलाता है। अब ये टेस्ट होता क्या है? सवालात का मजमुआ होता है, सम ऑफ क्वेश्चंस या सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब जैसे देखें, आपने एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाने, 20 बनाते हैं, 50 बनाते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैविंग करेक्ट आंसर्स, जिसके दुरुस्त जवाब मौजूद होते हैं, दैट एग्जामिनी, जो पेपर देने वाला यानी बच्चा हमारा, यूजुअली आंसर ऑरली और इन राइटिंग, उसको लिख कर या फिर ज़बानी उस्ताद को सुनाता है। ये टेस्ट है, बड़ा सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी हम देखें ना, हम बच्चे की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस डिज़ाइन कर लेते हैं, दैट इज़ नाउन एज टेस्ट। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अब जैसे हमने किसी का टेम्परेचर चेक करना हो, बॉडी टेम्परेचर, तो क्या चीज़ यूज़ करते हैं जी? क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना। थर्मामीटर। अच्छा, अगर किसी का वज़न नापना हो, वज़न मापना हो कि जी फ़लाँ का कितना वज़न है या हाइट, तो वज़न के लिए क्या यूज़ करते हैं? तराजू, बैलेंस, ऐसे ही है। वेट मशीन। अच्छा, हाइट के लिए क्या यूज़ करते हैं? वेट मशीन। हाइट के लिए क्या यूज़ करते हैं? मेजरिंग टेप, ऐसे है या मैं गलत बोल रहा हूँ? जी यस सर। तो यस इसी सर, तरह मैं ये सारे टूल्स हैं, इन सबको टूल्स, डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप माशाल्लाह समझदार हैं, एक दफ़ा कही हुई बात मेरा ख्याल है दोबारा मुझे नहीं कहना पड़ेगी। अब जैसे मोहतरमा फ़ायज़ा साहिबा हैं, चले उनका ऑफ हो गया, मैं उनको नहीं कहता कुछ, तो आज ये थोड़ा सा देखते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका माइक ऑफ है या ऑन है, लेकिन बाकी मेरे कानों की तो खैर है, ये तो पक गए हैं पिछले 5 साल में ये बात कहते कहते कि स्टूडेंट्स माइक ऑफ रखें और फिर भी जो है ना वो ऑन होते हैं और मैं सुनता रहता हूँ। तो आप सब जो बाकी हमारे नए लोग आए हैं तो वो थोड़ा सा इरिटेट होंगे। हाँ, नहीं पता नहीं चलता, मैं यही कह रहा हूँ कि आज चूँकि पहला दिन है तो थोड़ा सा इस पे कंट्रोल रखेंगे। आप बाज़ औक़ात ना, हम क्योंकि ये फैमिली का टाइम है, रात का वक्त है, तो सारे अक्सर कमरों में इकट्ठे ही बैठे होते हैं हम,
हेडफोन लगा के, तो बाज़ औक़ात फैमिली डिस्कशन भी, फिर मुझे सिंधी आती नहीं है लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेता हूँ, तो वो फैमिली डिस्कशन एटलीस्ट हमारी डिस्क्लोज ना हो इस फोरम पे, क्योंकि ये लेक्चर पूरे का पूरा रिकॉर्ड हो रहा होता है मेरा, तो वो फिर यूट्यूब पे भी जाता है, तो इस तरह के मसाइल हैं। अब बात मैं ये कर रहा था कि अब जैसे देखें ना, हम टेम्परेचर मापते हैं तो हम कहते हैं कि जी हम एक थर्मामीटर यूज़ करते हैं, हाइट के लिए मेजरिंग टेप, वज़न के लिए बैलेंस, वेइंग बैलेंस, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि उन सब को हम क्या बोलते हैं, टूल या डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट। तो क्या एक बच्चे की परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम कोई टूल यूज़ नहीं करेंगे? यस हम करेंगे, उसी टूल का नाम है टेस्ट, ठीक है ना। अब देखें ना, हर एक चीज़ को मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है कि ये सही है या कितनी है या नहीं है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है, गलत है, तो उसके लिए कोई ना कोई टूल, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो जो टूल हम क्लासरूम में करते हैं, उस टूल, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट। यहाँ तक क्लियर जी? इससे आगे फिर चलते हैं जी। टेस्ट की समझ लग गई? सवालात का मजमुआ जिससे हम बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है मेजरमेंट। अब मैंने अपनी क्लास का टेस्ट लेना है, मैंने 50 MCQs बना लिए, या मैंने को 5 CRQs कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन दे दिए उनको अपनी क्लास को, उन्होंने जवाब लिख के मुझे हैंड ओवर कर दी आंसर शीट, मैंने उसको चेक किया, इस तरह चेक करके मैंने बच्चों के नंबर लगा दिए। अब ये जो नंबर लगाना है ना बच्चे की परफॉर्मेंस के, इसको मेजरमेंट कहते हैं। सिंपली सादा सी बात है, अगर हम करें तो बच्चे की परफॉर्मेंस को नंबर की शक्ल में ज़ाहिर करना, इसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर उसकी हाइट बड़ी है, इसकी समझ लगती है कि कितनी बड़ी है? नहीं समझ लग रही। अगर हम कहें कि उसकी हाइट 7 फीट है, 7 फीट है, तो वो समझ लगेगी काफ़ी बड़ी है। उसकी हाइट छोटी है, कितनी है भाई छोटी, कोई पता नहीं। उसकी हाइट 4.5 फीट है, 4.5 फीट का है वो, तो इसका मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है। तो एक नंबर से ही पता, अब 7 फुट हाइट है, अगर मैं ये 7 जुमला ऐड ना करूं कि फ़लाँ की 7 फुट हाइट है, तो आपके जहन में क्या बात आएगी कि हाइट 8 फुट है, 7 फुट है, ज़्यादा या थोड़ी है? ऑटोमेटिकली सिर्फ नंबर से 7 फुट हाइट है जी। क्या समझेंगे आप इसको? जी यही समझेंगे ना कि हाइट ज़्यादा है। और अगर मैं कहूँ कि जी उसका जो, हाँ हाइट ज्यादा है। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये फ़लाँ मैडम जो है ना, उसका वेट 29 kg है टोटल, 28 साल उसकी एज है, तो हम क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, मतलब क्या परसेप्शन आएगी कि वो वीक है। तो मेजरमेंट कि एक उसका वेट वेट मतलब कम है। कम है, वेट जो है, मेजरमेंट क्या किसको बोलते हैं? एक नंबर को या न्यूमेरिकल वैल्यू को, एक नंबर की शक्ल में बच्चे की परफॉर्मेंस को ज़ाहिर हम कर देते हैं, इसी को मेजरमेंट कहा जाता है। क्वांटिफिकेशन और स्कोरिंग ऑफ अ टेस्ट दूसरी डेफिनेशन है। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव नंबर, क्वांटिटी नंबर को कहते हैं। क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस, बच्चे की परफॉर्मेंस को नंबर की शक्ल में डिस्क्राइब करना या नंबर की शक्ल में इंफॉर्मेशन लेना, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है। तो इसमें हमारा काम क्या होता है कि हम किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस को एक नंबर की शक्ल में अपनी आसानी के लिए ज़ाहिर कर देते हैं, ठीक है। यानी जो सादा लफ्ज़ों में बच्चे की परफॉर्मेंस को, बच्चे की आंसर शीट को, बच्चे के आंसर्स को नंबर लगाना क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। टेस्ट बनाया, बच्चों को दे दिया, बच्चे ने उसके जवाब निकाले, जवाब लिखे, आपने उसके नंबर लगा दिए, ये 2 स्टेप हमने कर लिए। दूसरे स्टेप को क्या कहते हैं? मेजरमेंट। यहाँ तक क्लियर जी? कोई मसला है या आगे चलूँ? जी 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 सर। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा चलें, अब इसको समझाने के लिए ना मैं इस असेसमेंट, अगली थर्ड हमारा जो एलिमेंट है वो असेसमेंट है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि मैंने टेस्ट बनाया 100 नंबर का, ठीक है। अच्छा, मेरे एक बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो, यानी नंबर आए हैं जो मैंने नंबर लगाए हैं, टेस्ट बनाया 100 नंबर का, 100 MCQs का, फिर वो बच्चों को दिया, उन्होंने उसको अटैम्प्ट किया, मैंने उसको मेजर किया, क्या मतलब नंबर लगा दी। नंबर लग के सारे बच्चों के मार्क्स मेरे सामने पड़े हैं और मैंने उनको स्क्रीन शो नहीं हो रहा, मैंने उनको ना तरतीब दे दी, मैंने उनको तरतीब दे दी। तरतीब ऐसे दी कि सबसे ज़्यादा नंबरों वाले बच्चे का पेपर ऊपर रख लिया, सबसे कम नंबरों वाले हासिल करने वाले बच्चे का पेपर बिल्कुल एंड पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, हायर से लोअर मार्क्स की तरफ।
वो मेरे सामने टेबल पे वो बंडल पड़ा है। अब मैं ऊपर ऊपर वाला पेपर उठाता हूँ, उसको साइड पे करता हूँ, एक दरमियान से निकालता हूँ और एक एंड से निकालता हूँ। अब सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बैकग्राउंड था क्वेश्चन का। पहले बच्चे के नंबर थे 92 आउट ऑफ 100, जो ऊपर ऊपर से मैंने उठाया। जो दरमियान से उठाया उसके नंबर थे जी 49 या 50 कर लें, चाहे 50 कर लें। और जो तीसरा पेपर मैंने उठाया ना जी, उसके 17 नंबर थे। अब आप में से कोई मुझे बताए कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इन तीनों बच्चों के नंबरों को, मार्क्स को। जी शाबाश, कोई भी अपना माइक ऑन करके बता दे इनकी क्या पोजीशन थी, कैसी थी। 91 पे फर्स्ट, 91 वाला फर्स्ट पोजीशन में, 50 वाला सेकंड पोजीशन पे, 17 आया थर्ड पोजीशन। नहीं सर, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं, पूरी क्लास में से हमने रैंडमली 3 लिए हैं ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली बात जो नहीं। 91 वाला होगा वो एक्सीलेंट होगा, हाँ हाँ, वेरी और गुड। जो 50 प्लस वाला वो एवरेज होगा, हाँ और 70 वाला जो है वो पुअर पे होगा। हाँ, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये सवाल का जवाब था जो इन्होंने बात दिया। हुई होगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक नंबर है ना, वो हमें मुकम्मल डिटेल दे रहा है किस चीज़ की, बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में। हाँ, नंबर लगाना मेजरमेंट है, उस नंबर की बेस पे आगे उसको अंडरस्टैंड करना कि इसने क्या पोजीशन हासिल की है क्लास में, इसको असेसमेंट कहते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजर, इसका मतलब ये है कि बच्चा किस लेवल पे खड़ा है, हाँ बिल्कुल, ऐसा भी कह सकते हैं। यस यस, नंबर, उन नंबरों की बुनियाद पर हम देखेंगे कि ये बच्चा कहाँ पे क्लास में या ओवरऑल अपने सब्जेक्ट में कहाँ पे स्टैंड करे। ये चूँकि डेफिनेशन थी, इसको समझाना इस मिसाल से ज़रूरी था, इसलिए मैंने सवाल पूछा। इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा। इंटरप्रिटेशन कहते हैं वजाहत को, एक्सप्लेनेशन को। इट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डाटा, यानी जो मेजरमेंट से नंबर आया हमने उसकी बेस पे इंटरप्रेट कर लिया कि ये हाईएस्ट स्कोरर है, ये अच्छा बच्चा है, ये एवरेज बच्चा है, ये पुअर बच्चा है। इट मेक सेंस ऑफ द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब ये तो इसकी पहली डेफिनेशन है। दूसरी है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट रिस्पॉन्स। यानी इसमें हमने क्या किया, टेस्ट लिया, उसकी स्कोरिंग की और उसको रिकॉर्ड में अपने पास रख लिया ताकि हम उसको यूज़ कर सकें फ्यूचर में, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगली क्लास में हम इसको यूज़ कर सकें कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस क्या थी। ये सारे का सारा प्रोसेस असेसमेंट कहलाता है। ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी। इसको जैसे हमने कहा ना कि टेस्ट को टूल डिवाइस कहते हैं, असेसमेंट को अप्रेजल कहते हैं। असेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, अप्रेजल। इसमें हम मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए बच्चे की लर्निंग के अबाउट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने टेस्ट लिया, मार्क नहीं किया, तो क्या हम बच्चे को बता सकते हैं कि टेस्ट आपका अच्छा था या बुरा था? जी शाबाश। जी नहीं बता सकते। नहीं, तो हमें पहले टेस्ट लेते हैं, नहीं फिर सर, नहीं बता सकते। हाँ, पहले टेस्ट लेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर उसको फीडबैक देंगे। ये फीडबैक बेसिकली असेसमेंट के बाद दिया जाता है। उसके मेजरमेंट कर ली, अब आपने जो है नंबर लगा लिए, उसके बाद आप उसको फीडबैक देते हैं, बच्चे को बताते हैं कि आपकी क्या कमज़ोरी थी, स्ट्रेंथ क्या थी, पेपर में वीकनेस क्या थी, और इंस्ट्रक्शन अपनी बेहतर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारा ये जो टॉपिक है ये बच्चा बेहतर वे से समझ जाए। ठीक है जी, अब देखें, हमने टेस्ट लिया सवालात का सेट। मेजरमेंट हमने कहा कि वो जो सवालात का टेस्ट बच्चों ने हल किया उसके नंबर लगा दिए। फिर असेसमेंट पे आ गए हमने ये कहा कि असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट ये है कि बच्चे की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना बच्चे के अबाउट, और उसकी बेस पे उसको इंटरप्रेट करना, उसकी एक्सप्लेनेशन देना कि ये एवरेज था, पुअर था, ठीक है, क्या था, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उस टेस्ट के अंदर आइडेंटिफाई करना कि ये बच्चे स्ट्रॉन्ग थे, इनको सही आती है बात, इनको बिल्कुल नहीं आती, इनको एवरेज आती है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना। इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन दो मेन टाइप्स होती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट। इन दोनों को अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये तो हम अक्सर करते हैं, ये तीनों स्टेप्स हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लासेस में अक्सर करते हैं। टेस्ट भी बनाते हैं, उनकी नंबरिंग भी करते हैं, और उसकी बेस पे बच्चों की काट छाँट भी करते हैं, उनकी पोजीशंस भी देते हैं, असेसमेंट तक ये काम हम करते हैं। एक और टर्म भी इन चारों के अंदर है, यूज़ होती है, वो होती है जी इवेलुएशन। उसका नाम क्या है, इवेलुएशन। अब देखें, हम अब तक पहले तीनों चीज़ों में क्या उस्ताद की असेसमेंट कर रहे थे, उस्ताद की चेक कर रहे थे परफॉर्मेंस, या बच्चे की कर रहे थे? शाबाश, कोई बता दे। टेस्ट बना के बच्चों की कर रहे थे, यस।
एग्जैक्टली हम बच्चे की परफॉर्मेंस को देख रहे थे, ठीक है। लेकिन एक टर्म हम यूज़ करते हैं इवेलुएशन। इवेलुएशन का मतलब होता है जजमेंट। अच्छा, ये जो हमारे अदालतें होती हैं उनमें जज बैठे होते हैं, वो किसी एक प्रोसेस को देखते हैं या दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं, देखते हैं? ये दोनों को दोनों सुनते हैं, पार्टी दोनों को को सुनते हैं। यानी देखेंगे, फिर जो तय करेंगे क्या है क्या नहीं। जज क्या करता है? दोनों पार्टीज़ को देखता है, ऐसे है। जज का मतलब ही सर यही है जी कि उस सर। अगले को जज करना, हाँ, मतलब जजमेंट दोनों, करना उसकी। मतलब मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दोनों दोनों पार्टीज़। पार्टी को अच्छा, अब हमारे क्लास में दो पार्टी से क्या मुराद है? स्टूडेंट एंड टीचर, ऐसे ही है, समझिएगा बात को ज़रा सा। जी सर, जी स्टूडेंट। अच्छा, इवेलुएशन का दूसरा नाम होता है जजमेंट। इवेलुएशन का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम होता है इवेलुएशन का दूसरा? सर जजमेंट। जजमेंट, जज कह लें। Judgment। तो इसका मतलब ये जजमेंट हुआ सर। कि इवेलुएशन सिर्फ बच्चों की परफॉर्मेंस को देखेगी या टीचर्स की परफॉर्मेंस को भी देखेगी? सोच के बताएं। सर दोनों की परफॉर्मेंस को, Yes. स्टूडेंट की भी टीचर की भी। यस, सर, एग्जैक्टली, वेरी हम गुड। अभी जो है ना वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखेंगे। हाँ, इवेलुएशन दोनों की परफॉर्मेंस को देखती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोसेस। यानी आप देखें ना, टीचिंग एक प्रोसेस है, उसमें टीचर भी पढ़ाता है, उसमें स्टूडेंट भी है, उसमें करिकुलम भी है, स्कूल का माहौल भी है। तो ओवरऑल देखें कि लेसन प्लान किस तरह बनाया गया, टीचर ने किस तरह पढ़ाया, बच्चों ने किस तरह पढ़ा, सारे के सारे प्रोसेस को जब जज किया जाता है, ये साल में एंड पे किया जाता है, इसको इवेलुएशन कहा जाता है। असेसमेंट हम हर रोज़ भी करते होते हैं, इवेलुएशन हर रोज़ नहीं होती, ठीक है। वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट जी जी सर। परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द टेस्ट, judgment of value, worth or quality of a whole process or program। पूरे प्रोग्राम, या पूरे प्रोग्राम से मुराद यहाँ पे पूरे के पूरे स्कूल के सिस्टम को, उसमें टीचर भी, हेड भी शामिल, करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, टाइम टेबल, सब कुछ, बच्चे की लर्निंग, ठीक है, बच्चे की हाज़िरी, टीचर का पढ़ाने का तरीका, सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं वैल्यूएशन के अंदर। तो इसकी बेस पे फिर हम फर्दर डिसीजन लेते हैं कि किसको पास करना है, किसको फेल करना है, कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो अच्छा रहा। जी जी, थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा सा सुन लें, मैं सवाल लेता हूँ कि कौन सा टीचिंग मेथड किस टीचर का अच्छा रहा, किसका नहीं रहा, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी रही, कौन सी अच्छी नहीं रही, ठीक है। तो इसकी बेस पे हम बच्चों को फिर पास फेल करते हैं साल के एंड पे, और फिर टीचर से भी जवाब तलबी होती है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस आपकी क्लास की कमज़ोर क्यों रही है, ठीक है जी। तो इवेलुएशन का दूसरा नाम क्या होता है? जजमेंट। और ये पूरे के पूरे प्रोसेस की होती है। अब आप सवाल करें, क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा था टीचर्स की इवैल्यूएशन कौन करेगा यहाँ पे? टीचर की इवेलुएशन देखें ना, आप टीचर हैं, आप जो है ना वो आपने साल भर पढ़ाया, तो बोर्ड का इम्तिहान होता है, तो उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को भी रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो बच्चे की परफॉर्मेंस हम देखेंगे, क्लास में 30 बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, 5 बच्चे पास हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? टीचर की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? तो इसमें दोनों चीज़ें देखी बिल्कुल जाती हैं। हाँ, तो ये 4 टर्म्स हैं जी, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट है, फिर मेजरमेंट है, फिर असेसमेंट है, फिर एवेलुएशन है। माइक अपने ऑफ कर दिया करें, थैंक यू सो मच। अब हम जो ये सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो पेपर आपके CRQs में पेपर की शक्ल में CRQ की शक्ल में आ सकता है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड एवेलुएशन, एलैबोरेट विद एग्जांपल्स। तो ये मैंने आगे CRQs भी दिए हुए हैं, अगर आपको नोट्स में आपने शायद देखे भी होंगे। तो ये मैंने CRQs बना के बड़े सादा CRQs बनाए हैं जो इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने बन सकते हैं। ये वो सवाल है जो मैं बताना चाह रहा था, ये वाला, ये कहाँ गया? हाँ, ये वाला, ये स्लाइड नंबर 18 पे मौजूद है। हाउ एवेलुएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम असेसमेंट गिव, ये मैं यहाँ से आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर लूँ बजाय इसके कि उस स्लाइड से, उसमें भी हम देख लेंगे कि असेसमेंट जो है ना वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेस्ट, क्विजेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटीज़। इट फोकस ऑन मेजरिंग परफॉर्मेंस, इसका फोकस परफॉर्मेंस की मेजरमेंट के ऊपर होता है, जबकि एवेलुएशन ओवरऑल क्वालिटी पे फोकस करता है, ठीक है। ये तो ये डिफरेंस आ गया। बाकी उधर स्लाइड में आ जाएं वापस। ये यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डिफरेंस लिख दिए हैं इनके टाइटल के साथ। डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये जजमेंट है, जजिंग द क्वालिटी
और इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग, पूरे के पूरे प्रोसेस की क्वालिटी को हम इसमें देखते हैं। अच्छा, असेसमेंट थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द सेशन होती है, जबकि इवेल्युएशन फाइनल होती है, एंड पे होती है। ठीक है, टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव। अब देखें ना, मैं रोज़ाना पढ़ाऊँ, अब आपसे एक सवाल है, आप जो है वो ख़वातीन से सवाल है कि आपके घर में गेस्ट आने हैं, ठीक है, आप खाना बना रहे हैं, साथ चेक भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, सही बन रहा है गलत बन रहा है, और एक दूसरे घर में, साथ वाले घर में खातून खाना बना रही है, उसके घर भी आज को गेस्ट आ रहे हैं स्पेशल कोई, तो वो खाना बनाने के दौरान कुछ भी नहीं करते, वो एंड पे जाकर टेस्ट करती हैं, और मेहमान भी पहुंच चुके हैं। तो देखें कौन ज़्यादा बेहतर कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस को, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? जी, डेफिनेटली ऑप्शन ए, क्योंकि वो ड्यूरिंग द कुकिंग जो है वो कर रहा है। ये तो हो सकता है कि उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो एक्सपीरियंस तो सारे टीचर हमारे होते हैं कुकिंग ना, का। ये भी तो होता है, ये ऑप्शन भी होता है, बट देखें मिसाल के तौर पर एक्सपीरियंस बंदा कोई रेसिपी, कोई फार्मूला डालना भूल जाए, कोई चीज़ यूज़ करना भूल जाए। अब ये मकसद समझाने का यहाँ पे ये था कि जैसे उसमें देखें ना कि ऑप्शन ए जो है उसके पास एक है कि वो चीज़ें चेक कर रहा है साथ साथ कि कहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है, और उन कमज़ोरियों को वो फौरी ठीक कर रहा है। एक उस्ताद जब ड्यूरिंग द लेक्चर, पढ़ाने के दौरान साल वो चीज़ें अपनी चेक करता है और उनको ठीक भी करता रहता है, ये असेसमेंट होती है। और एवेल्यूशन, एक उस्ताद बिल्कुल साल के आखिर पे इम्तिहान, अब वहाँ पे जो पास हुआ पास, जो फेल हुआ फेल, अब तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इट मॉनिटर एंड इम्प्रूव द ऑन गोइंग लर्निंग, जबकि इसमें हम ये फाइनल जजमेंट है, इसके बाद डिसीजन होगा। ये फॉर्मेटिव है, इन दोनों को भी हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में कि ड्यूरिंग द सेशन जो होती है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये सबमेटिव है जो एंड पे होती है, इसमें हम डायग्नोज और डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको हम डायग्नोज करते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सोल्यूशन भी उसका निकाल लेते हैं। ये जजमेंट है जिसकी बेस पे हम डिसीजन करते हैं। ये कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, ये एंड पे होती है। इसमें क्विज़ेस, डिस्कशंस, होमवर्क, प्रोजेक्ट, ये चीज़ें शामिल हैं। ये फाइनल एग्ज़ाम है या फिर टर्म पेपर हैं, जैसे सेमेस्टर वाले होते हैं, ठीक है, तो फाइनल एग्ज़ाम और टर्म पेपर हो गए, मिड टर्म, फाइनल टर्म जैसे होते हैं। तो इसमें फौरी बच्चों को फीडबैक हम देते हैं कि जी ये आपकी कमज़ोरियाँ असेसमेंट में हैं, फीडबैक, जबकि इस एवेल्युएशन में फ़ीडबैक नहीं होता, वो फाइनल स्कोर हम उनको असाइन करते हैं, ग्रेड या स्कोर मिलता है, ए बी सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड। तो इसमें टीचर यूज़ करता है, ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल बॉडीज़ भी, इवेल्युएशन में एक्सटर्नल बॉडीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। तो ये डिफरेंस था टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, और दो जो की टर्म्स हैं असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में। अब हमारी क्लास के अंदर ना दो की असेसमेंट की टाइप्स यूज़ होती हैं, बड़ी आसान सी हैं, और हम में से अक्सर बतौर स्टूडेंट और बतौर टीचर इनको ज़रूर जानते हैं, शायद किसी को नाम का ना पता हो तो वो अलग बात है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ाने के दौरान जितने भी सवाल आपसे कर रहा हूँ ये सारे के सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाते हैं। एक टीचर पढ़ाने के दौरान शुरू से लेकर एंड तक जितने भी सवाल करता है ड्यूरिंग टीचिंग, उनको क्या कहते हैं भाई, क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव। अब आप में से जो कंप्यूटर वाले हैं लोग, वो ये टर्म समझते होंगे, फॉर्मेट। फॉर्मेट किसी चीज़ का डिज़ाइन को कहते हैं, किसी चीज़ की तैयारी का जो मरला होता है ना, वो फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई? फॉर्मेट। अब इसमें बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनको एक टॉपिक तैयार करा रहे हैं, तो ये तैयारी का ही मरला है उनका, तो इसलिए इसको कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये कब होती है? पढ़ाने के दौरान, ठीक है। और दूसरी इसके टोटली उल्टा है, ये एंड पे होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे रेंडमली क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मेटिव है सारे के सारे। अब जब टॉपिक हमारा आज क्लोज होगा तो एंड पे मैं आपको एक टेस्ट दे देता हूँ, वो टेस्ट हमारा सबमिटिव हो जाएगा। वो टेस्ट जो पढ़ाने के बाद लिया जाता है सबमिटिव होगा, और वो जो पढ़ाने के दौरान सवाल जवाब की शक्ल में होता है वो फॉर्मेटिव है। क्लियर जी? दोनों में डिफरेंस समझ लग गई? हाँ, बस इतना सा ही है। अब इनको हाँ, अब इसको देखें, अब इनकी डेफिनेशन देखें। इट इज़ एन असेसमेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, नॉट एट द एंड। अब इसका पर्पस क्या हो? मैं आपसे सवाल क्यों पूछ रहा हूँ?
मेरा मकसद आपसे सवाल पूछने का टू मॉनिटर आप लोग कितना समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे, इसको कहते हैं मॉनिटरिंग। और फिर ये है कि अगर नहीं समझते, अब जैसे एक हमारे साहिब ने कहा कि जी फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, तो उनकी इस्लाह करना ज़रूरी थी। मैंने उन्हें कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो बच्चे होंगे जो टॉप 3 मौजूद हैं हमारे पास ना, उसी बंडल में जो पहले नंबर पे पड़ा है, दूसरे पे तीसरे पे, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है। अब ये मैंने उनको फीडबैक, अब जिन्होंने सही जवाब दिया मैंने उनको शाबाश का, एक्सीलेंट का, यस ये वो आंसर है जो मैं चाह रहा था। इसको कहते हैं फीडबैक। तो एक तो इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को बच्चा कितना समझ रहा है, दूसरा उसको फीडबैक देना। ये दोनों किस चीज़ के लिए होते हैं, ताकि टीचिंग और लर्निंग इम्प्रूव हो जाए। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, मैं आपको पढ़ा या समझा रहा हूँ ना, अगर आपको समझ ना आए मेरी बात, आप लोग मेरे सेशन का हिस्सा बनेंगे? जी नहीं। नहीं सर। नहीं सर। और अगर आपको समझ ना आए, अगर आपको मेरी बात समझ ना आए और मैं बड़ा अफलातून बन के बैठ जाऊं कि नहीं मेरा तरीका तो बेस्ट है, स्टूडेंट को समझ आए या ना आए इनको ऐसे ही समझना है, तो क्या मेरी टीचिंग इम्प्रूव होगी, आपकी लर्निंग बेटर होगी? नहीं सर। नो सर। नहीं होगी। नहीं होगा। यस तो भाई आपने भी टीचर बनना है तो ये काम लाजमी समझिएगा कि अगर बच्चे को नहीं समझ आ रही तो इसका मतलब आप नहीं समझा पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब मैं नहीं समझा पा रहा। हाँ यस, इसी को कहते हैं इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। तो हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करेंगे कि भाई बेहतर करेंगे, कोई एग्जांपल ऐड कर देंगे, कोई सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये मकसद होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। ये नहीं होता कि बच्चा समझ रहा है या नहीं, उसकी सलाह नहीं करनी, अपनी भी करनी है भाई इसमें हमने, ठीक है। कब की जाती है? ड्यूरिंग द लेक्चर। क्यों की जाती है? स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि बच्चा किस मेरे मेथड को सही समझ रहा है, या उसको कौन सी बात सही समझ आई है, कौन सी नहीं आई तो उसको कैसे समझाऊं। इसमें हम क्विज़ लेते हैं, डिस्कशन कराते हैं, दो के पेयर बना लिए, ऑब्ज़र्व करते हैं उनको काम करता हुआ देख के, ठीक है, या उनके रिव्यूज़ ले लेते हैं, पीयर रिव्यूज़, बच्चे एक दूसरे के अबाउट रिव्यू देते हैं, एक बच्चा जवाब देता है, दूसरा उसके बारे में देता है कि जी इसने सही बताया या गलत है। तो इसमें टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट करता है, ठीक है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग। इसमें ऑरल क्वेश्चन यानी ज़बानी सवालात, रिटन क्लास वर्क है, कोई क्लास में उसने कोई टेस्ट दे दिया, पीयर असेसमेंट है बच्चों के, पीयर कहते हैं क्लास फेलोज़ को, एक होता है पेयर PAIR, वो जोड़े को, कपल को कहते हैं। अच्छा, अब पीयर असेसमेंट में हम दो बच्चे, चार बच्चे ग्रुप की शक्ल में क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड करके, हाँ भी तुम सवाल करो, ये वाला ग्रुप जवाब देगा, तो ये भी एक तरीका होता है। ऑब्जर्वेशन एंड चेक लिस्ट, ठीक है, तो हम जो है ना वो उनको कह सकते हैं कि जी आप जो है ना वो डिस्कशन करें, आप देख के ऑब्ज़र्व करेंगे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन जवाब दे पा रहा है, कौन नहीं, आप नहीं पूछ रहे, सिर्फ ऑब्ज़र्व करें। चेक लिस्ट बना लेंगे कि इस बच्चे ने कितने सवालों के जवाब दिए, कितनों के नहीं दिए, ये भी एक बन सकती है। कॉन्सेप्ट मैप ये बना रहा है, जैसे इस तरह की पिक्चर बनवा लें बच्चों से, ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को समझ ना आई हो जी पूछ लें, शाबाश जी। क्लियर है सबको? नहीं सर। क्लियर है सर। अच्छा, अब इसके टोटली अपोजिट होती है सबमेटिव असेसमेंट। अब जी आपने पढ़ा लिया पूरा लेक्चर, घंटा आप खपते रहे बच्चों के साथ, और आप जो है ना वो मेरी तरह आपने सवाल जवाब ड्यूरिंग द लेक्चर नहीं किए, एट द एंड जब सवाल सुने तो किसी को कख ही ना आया, तो फिर क्या होगा? अगले दिन दूसरे डेमो में कोई भी नहीं आएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? नहीं आएगी। इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, बच्चे नहीं समझेंगे। हाँ जी, लकीर के फ़कीर वाला काम, यस। बस यही बात भाई समझाना चाह रहा था। माशाल्लाह आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बात, और यही मेरी कामयाबी। अल्लाह ताला आपको जब आप टीचिंग करें लाइसेंस के बाद तो आपके बच्चे ऐसे समझें, अल्लाह करे, और आपको भी ऐसे खुशी हो जैसे मुझे हो रही है अब, कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना जी, तो वो मेरे स्टूडेंट सारे समझ रहे हैं। कुछ आप में से शायद मेरे से एज में भी बड़े होंगे, तो लेकिन इस वक्त सारे मेरे स्टूडेंट हैं। नहीं, मेरी इतनी ज़्यादा एज नहीं है, मेरी एज वो लड़कियों वाली है। वो कितनी बताती हैं, उनकी 40 भी हो तो कितनी बताती हैं? मैं तो 21 की हूँ। मैं 20 सर। हाँ 20-21 नहीं 25 बहुत ज़्यादा बोल दिया भाई। 40 वाली 21 बोलती है।
जिन्होंने अभी 25 बोला ये 50 की होंगी। नहीं इनको ना 18 या 20 बता नहीं, दूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं कोई 50 की नहीं हूँ। नहीं नहीं, अच्छा चलें, छोड़ें, एक दूसरे के ऊपर काउंटर टाक ना करें, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा गर्ल्स हूँ। का भरोसा ना कर। हाँ, मैं भी बस 20 Just 21 kidding ही। सर, ये थोड़ा अच्छा चले, मेरी मस्त सुन ले, माहौल है। मैं भी 21 का हूँ, यूँ समझ लें बस आज एक दिन के लिए। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात, समेटिव की सॉरी कर रहे थे। असेसमेंट दैट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द लर्निंग, ठीक है, यानी जो मैंने समझा लिया और आपको पता भी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि एंड पे हम परफॉर्मेंस ही देख सकते हैं कि कितना उसने लर्न किया या नहीं किया। इसमें कोई हमारे पास और ऑप्शन नहीं है कि हम उसको, अब देखें ना, 5 मिनट रहते हैं, या टेस्ट आपने एंड पे ले लिया, महीने के बाद आपने ले लिया। क्वेश्चन है सर प्लीज। जी जी जी, पूछें पूछें सर। अच्छा, टू इवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कब होती है? आफ्टर लर्निंग। क्यों होती है? टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट अचीवमेंट, कि इंस्ट्रक्शन अच्छी रही या नहीं रही, स्टूडेंट ने कितना कुछ अचीव किया। और इसमें फाइनल ग्रेड दिए जाते हैं, फाइनल ग्रेड, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यूनिट। क्वेश्चन है प्लीज। सर क्वेश्चन पूछें आप, मैं तो कह रहा हूँ पूछें। एंड ऑफ यूनिट प्रोजेक्ट्स, जी पूछें सर आप, क्या सवाल है? अच्छा, तो ये फाइनल एग्जाम होते हैं, या स्टैंडर्डाइज टेस्ट या चैप्टर टेस्ट जो आप लेते हैं वो समेटिव में आते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर जी, कोई मसला यहाँ तक? आखिरी टॉपिक छोटा सा हम डिस्कस करेंगे और फिर CRQs हैं जी। किसी को कोई सवाल, कोई बात सर समझ ना आई? समेटिव और एवोल्यूशन तो वही फाइनल जजमेंट वाली हुई ना सर, वो फाइनल, वो भी फाइनल है, वो यस मतलब फाइनल एग्जैक्टली, डिसीजन है हमने, evolution। अगर आपको याद हो, मैं उस स्लाइड पे आपको ले आता हूँ, तो इसमें भी हमने यही पढ़ा है। इट इज़ समेटिव, इट इज़ क्या होती है? समेटिव। ये देखें, ये एवेलुएशन और ये समेटिव। आपने बहुत अच्छी तरह पिक किया बात को, वेरी गुड। यस, एवेलुएशन या समेटिव असेसमेंट एक ही बात है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब आखिरी बात, अब देखें, मैंने आप लोगों का Excuse me, टेस्ट, जी जी सर जी जी, सर, अगर ये एक ही बात है तो हमें क्यों 2 टर्म्स में इसको पढ़ाया जा रहा है? हाँ एक ही बात है तो आपको 2 टर्म्स क्यों अलग अलग करके पढ़ाया जा रहा है? बेसिकली बात ये है कि अगर हम वापस उसी जगह पे जाएं, उसी स्लाइड में, तो मैंने आपको ये पढ़ाया है कि असेसमेंट जो है ना, असेसमेंट में हम, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द लेक्चर हम कोई भी किसी भी बच्चे की असेसमेंट कर रहे होते हैं। इवेलुएशन समेटिव किस चीज़ को कहते हैं? सम अप करना किसी चीज़ को, वो होती है एंड पे। तो हमने ये लिख दिया कि जैसे इवेलुएशन एंड पे होती है ना, किसी भी सारे प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद, तो ये जो टर्म है ना समेटिव, ये भी उस वक्त यूज़ की जाती है जब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन कि जी हम इनको डिफरेंट वे में क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ हम इनको डिफरेंट सर व्यू क्या में होती क्यों है? क्यों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, वो ये है कि असेसमेंट आप कब कर रहे हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस कर रहे हैं, यानी लेक्चर पढ़ाते हैं, उसी लेक्चर के एंड पे जब आप लेक्चर ख़त्म करने के बाद आप सवाल करते हैं, तो हम उसको इवेलुएशन नहीं कह रहे, हम उसको कह रहे हैं समेटिव असेसमेंट के बाद वाली असेसमेंट। ठीक है, एंड ऑफ द टॉपिक जो असेसमेंट हम कर रहे हैं। बात समझ लग रही है यहाँ पे? क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस आप कर रहे हैं ना, लेक्चर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के दौरान अगर आप सवाल करते हैं तो वो फॉर्मेटिव है, पढ़ाने के बाद एंड पे आप करते हैं है तो ये भी असेसमेंट, इसको हम समेटिव कहते हैं। ये डिफरेंस है। वो उन्होंने जो समझी बात वो ये थी, उन्होंने जो सवाल किया वो ये था कि आपने समेटिव कहा तो ये एवेलुएशन, और वो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं ना, तो मतलब ये है कि हम एवेलुएशन को ओवरऑल कहते हैं या एंड पे कहते हैं। तो एवेलुएशन चूँकि एंड पे होती है तो समेटिव असेसमेंट भी एंड पे होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में सिमिलैरिटी मौजूद है थोड़ी सी। क्लियर ये बात? अब बस सर इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है, टाइम फ्रेम का है। वो हाँ, जो एनुअली लेते हैं फाइनल एग्जाम पे वो ही होता है, वो वो होता है जो एंड पे एवेलुएशन, जो लेक्चर डिलीवर के बाद। हाँ बिल्कुल, यस यस, आपने दोबारा अच्छा पिक कर लिया। जी मैडम, आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। अच्छा चलें, जी सर। अब ये देखें ना, फीडबैक, वापसी, कुछ फीड करना। अब जैसे देखें, आपने टेस्ट दिया, मेरे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक और ये पेपर में एक्सपेक्टेड है, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपने ना टेस्ट मुझे दिया, मैंने उसको चेक किया। अब आपको ना
आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने पिछला सेशन ज्वाइन किया हो मौजूद है? जी शाबाश, कोई बता दे ज़रा। वो कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछता, अल्लाह के बंदो बता दो। जी सर, मैंने भी किया था, है ना आरफीन। अच्छा हिना, ये बताइए आपने CRQs मुझे भेजे थे? सर मैं भी थी। चले आप भी थी। आप में से कोई मुझे जिसने CRQ कोई मुझे जी भेजा सर। हो, तो उसको फिर वापसी फीडबैक कैसे मिलता जी था सर, आपको, मैंने किस फॉर्मेट पे मिलता था? जी सर जी सर, वॉइस नोट दिया था सर आपने, और वर्बल मिलता था हमें। जहाँ जहाँ जो भी मतलब डेफिशिएंसी आपको लग रही थी, आपने उसको जो है इम्प्रूव करने की मतलब हमें कहा था। ठीक है, यानी जो आपकी कमज़ोरियाँ थी वो मैंने बताया कि बच्चों यहाँ पे आपने इसको गलत लिखा है, या ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था। दूसरा, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ होती थी उनकी भी तारीफ़ कभी की थी, या आपने अच्छा लिखा जी है? सर, हमेशा। जी सर, बहुत अच्छा इनकरेज जी किया था सर, आपने, स्पेशली मेरी राइटिंग को, और जो मैंने वर्ड्स अपनी तरफ से लिखे थे, तो हाँ, मुझे अच्छी इंकरेजमेंट मिली थी वहां से। बस ये मैं आपको अपनी तारीफ़ सुनवाने के लिए इनसे मैं ये सवाल नहीं पूछा था वैसे, ये समझाने के लिए कि फ़ीडबैक होता क्या है। इन्होंने मुझे CRQs भेजे थे, CRQs मैंने पढ़े, एक एक सवाल पढ़ा, उसको जो क्वेश्चन इन्होंने लिख के मुझे भेजा आंसर, उसके बाद मैंने इनको बताया कि बच्चों यहाँ पे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ग्रामर की मिस्टेक मैंने बताई, स्पेलिंग की मिस्टेक्स मैंने बताई, अच्छा जो सेंटेंस में जो चीज़ नहीं पूछी गई वो ऐड की गई है आंसर में, वो मैंने बताया इररेलेवेंट है। ठीक है, जो अच्छा लिखा हुआ था मैंने उसको अप्रिशिएट किया, इवन मैं ग्रुप में शेयर करता था कि ये आंसर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे है, होता रहा है। यस सर। जी हाँ, सर। जो आंसर सबसे अच्छे होते जी थे उनको मैं जो है वो ग्रुप में शेयर करता रहा हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट के आंसर बहुत अच्छे थे। इवन एक दफ़ा मुझे बाद में बड़ी एम्बेरसमेंट भी हुई, मैंने एक स्टूडेंट का जो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मतलब सबसे कमज़ोर था, वो मैंने भेज दिया। और ये बात आज मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने कभी जिक्र नहीं की। अब उस स्टूडेंट नाम नहीं लिखा होता था, ये नोट कर लीजिएगा कि मैं नाम कट करके भेजता हूँ, जो अच्छा लिखने वाला या बुरा लिखने वाला, ताकि ये फिर पता ना चले। अच्छा, उस बंदे या बंदी जो भी था या थी, वो उसने उसके बाद मुझे आज तक फीड वो CRQ सॉल्व करके नहीं दिए कि यार मेरा तो इतना भी बुरा था कि सर ने ग्रुप में भेज दिया। अब ये मुझे बाद में फ़ील हुआ कि मुझे शायद नहीं भेजना चाहिए था। हालांकि मेरा मकसद उस एक सिंगल स्टूडेंट को टीज़ करना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि इस तरह के आंसर अगर आप लिखेंगे तो आप हो सकता है नाकाम हो जाएं। बहरहाल मतलब मेरी वो लर्निंग थी। तो फीडबैक कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द लर्नर, जो मैंने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उनकी परफॉर्मेंस के अबाउट, ताकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, लिखने की सलाहियत को बेहतर कर सकें। दैट इज़ फीडबैक। ये कितनी तरह का होता है? रिटन फीडबैक के नोट्स के ऊपर, आपके आंसर शीट के ऊपर मैं लिख के दूं कि यहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं, इनको ठीक कर लें, ये आपकी अच्छी हैं। दूसरा है वर्बल फीडबैक के मैं ज़बानी बता देता हूँ, मैं ज़्यादातर वर्बल फीडबैक देता हूँ। इसमें ये होता है क्योंकि व्हाट्सएप पे मुझे, मैं या तो प्रिंट करूँ या फिर उसको सॉफ्ट में उसके ऊपर लिखूँ, तो वो बड़ा मसला होता है। तो ये फिर आप इतने ज़्यादा सारी शीट्स होती हैं तो वो प्रिंट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और फिर फीडबैक पिक्चर देना, तो वो मैं सिंपली क्वेश्चन दो, मैं एक लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ और एक टैब ऑन कर लेता हूँ, तो एक साइड से पढ़ता हूँ, दूसरी साइड पे से फीडबैक देता चला जाता हूँ, तो ये आसान हो जाता है। तो वर्बल फीडबैक है। फिर है पीयर फीडबैक, जब बच्चे एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे का काम चेक करें, उनको फीडबैक दें, ये पीयर फीडबैक कहलाता है। अब इसकी खसूसियात या इसकी क्वालिटीज़ देख लें क्या क्या होती हैं। पीयर फीडबैक स्पेसिफिक होता है, यानी जो सवाल पूछा गया उसी के अबाउट फीडबैक दिया जाएगा। ये नहीं कोई टीचर कहेगा कि जी तुम तो फ़लाँ जगह से हो, फ़लाँ एरिया से हो, तुम तो ऐसे ही लिखते हो। नो, जो सवाल है उसके अबाउट बात करनी है बस। ये ठीक है, अच्छा लिखा है, ग्रामेटिकल गलत है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, उस टाइमली फीडबैक टाइमली दिया जाता है। ये ना हो कि फ़ीडबैक जो है ना, वो टेस्ट आपने आज लिया और 3 महीनों के बाद आप उनका रिज़ल्ट दे रहे हो तो वो बच्चों को चीज़ें ही भूल जाएं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मकसद ये हो कि बच्चा उसको इम्प्रूव करे, ना कि उस पर क्रिटिसिज्म हो। ठीक है, बैलेंस्ड, सिर्फ कमज़ोरियाँ ना बताएं, सिर्फ खूबियाँ ना बताएं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दोनों को हाईलाइट करें, बैलेंस रखें दोनों का, रेलिवेंट, आपके जो फीडबैक है आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो, पर्सनलाइज, हर एक बच्चे के प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, नीड्स डिफरेंट हैं। तो फीडबैक हम जो दें,
ठीक है, वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो, क्लियर फीडबैक दें, एक्शनेबल, ताकि बच्चा उन चीज़ों को बेहतर भी कर सके, वो बातें उनको कहें जो वो फिर कर भी सकें, वो इम्प्रूवमेंट ला भी सकें। लास्ट है इनकरेज रिफ्लेक्शन, बच्चे के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद प्रमोट करे, बेहतर करे। अब ये एंड पे इसकी आखिरी स्लाइड है जी आज के लेक्चर की, आप लोग तक भी गए होंगे। इससे लर्निंग बेहतर होती है, ठीक है, बच्चा क्लास में इंगेज होगा, ठीक है ना, जब उसे पता चलेगा कि टीचर तो मुझे ऑन करता है, वो मेरी कमज़ोरियाँ जो है वो बताता है ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूँ, मेरी खूबियों पे तारीफ़ करता है, तो मैं अब अगर अच्छा लिखूँगा तो मेरी दोबारा तारीफ़ होगी। अच्छा, इंगेजमेंट, बच्चा इंगेज रहता है, एक्टिव रहता है, कॉन्फिडेंस आता है इसमें फीडबैक से बच्चे के अंदर, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ को वो देखता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। स्किल्स डेवलप होती हैं, राइटिंग में है, लिसनिंग में है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम्स हैं, तो आंसर्स को डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम है, तो वो स्किल्स डेवलप होती हैं। सेल्फ रेगुलेशन, बच्चा इंडिपेंडेंटली यानी ख़ुद से अच्छा करने की कोशिश करता है जब उसका उस्ताद इनकरेज करता है। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बेटर होते हैं, इससे उस्ताद पे एतमाद करते हैं। स्टूडेंट प्रमोट ग्रोथ, अब देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उनका कोई फैमिली का इशू बना, अब मेरी ये नेचर है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हूँ, स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करता हूँ। उसने मेरे साथ फैमिली का एक इशू शेयर किया कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है और मैं सुसाइड करने लगी हूँ। अब देखें, मतलब मैं इतना बिज़ी था उस दिन, और अचानक जैसे स्क्रीन पे मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने सारे काम छोड़ के उसको टाइम देना शुरू किया। मैं कहा यार ये बच्ची खुदा ना खास्ता ये मुझे बता रही है तो मैं भी ये कुछ ऐसा गलत कर जाए। तो फिर मैंने उसको संभालने की कोशिश की, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया, मैंने उसको अल्लाह ताला के करीब करने की कोशिश की, उसके लिए मैंने ख़ुद दुआएं की कि या अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर। तो जब आप अपने स्टूडेंट को, अब मेरे लिए मसला ये होता है कि मैं हज़ारों लोगों को डील कर रहा होता हूँ, तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, अब ऐसे केस में उस बच्ची वो बहुत ज़्यादा मतलब डिसहर्ट थी, बहुत ज़्यादा वो मसाइल में उलझनों में घिरी हुई थी। तो अब मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं किसी स्टूडेंट को, मतलब ये है कि अपनी जॉब भी और इतने सारे सेशन भी और इतने सारे स्टूडेंट्स भी, उसको फिर स्पेशल टाइम दे के बंदा उसको समझाए, और ऐसा बंदा साफ ज़ाहिर आपके एक मैसेज से बात नहीं समझता। तो ये वो चीज़ होती है जो जब आप फीडबैक देते हैं ना, अपने बच्चे को समझाते हैं, तो वो आपके ऊपर एतमाद करता है, वो आपको वो बातें भी बताता है जो शायद वो अपनी फैमिली के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बच्ची। कल भी उसकी कॉल आई हुई थी और उसको कहती है सर मेरा कोई भाई नहीं है, अगर कोई होता तो मेरी ये विश थी कि आपके जैसा होता। तो मकसद बात करने का ये है कि ये अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव रहें, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा वो ट्रस्ट डेवलप करेगा आपके ऊपर। प्रमोट ग्रोथ, क्रिएट अ माइंड सेट ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आपका टारगेट हो कि हमारे बच्चे की बेहतरी आए, बस ये मकसद हो फीडबैक का। तो ये थे जी आज का हमारे लेक्चर। ये कुछ CRQs हैं, सॉल्व फॉर्म में मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, आपने इनको बेशक चूँकि आज डेमो था आप देख लें, नेक्स्ट जो है वो आपको CRQs जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, उनका सोल्यूशन भी अलग से दिया जाएगा साथ। तो जो कुछ आज हमने पढ़ा इसके ऊपर मैंने 7 CRQs बनाए हैं, ये आपने देख लेनी एक दफ़ा। आपको कोई सवाल है आज के सेशन के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से जो आज का लेक्चर था ये एंड है जी। सर एक सवाल मेरा है कि आप एट द एंड हमें होमवर्क वगैरह भी दिया करेंगे? देखें हमारा जो पैटर्न है वो ये होता है, आपने अच्छा सवाल किया, मैंने शायद ये बात पहले नहीं एलिब्रेट की कि मैं ना आपको, जैसे आज का लेक्चर हुआ है ना, एंड पे ये कितने 7 CRQs मौजूद हैं। ये बेसिकली वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से बन सकते हैं, ये मैंने ख़ुद बना के आपको दे दिए। ये डेमो के बाद ऐसे होगा कि यही क्वेश्चन की शक्ल में अलग मौजूद होंगे CRQs ये, और एक जगह पे फिर इनका सोल्यूशन भी मौजूद होगा, यानी आप ख़ुद से भी प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे और इनको फिर टैली भी कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे ना जैसे ही मंडे से फ्राइडे तक क्लास हुआ करेगी इस तरह ऑनलाइन, तो सैटरडे संडे ऑफ होगा। मंडे को हम क्या करेंगे, जो 5 लेक्चर्स हैं उनका टेस्ट रखा करेंगे। तो उसमें जो 5 दिन हमने पढ़ा उसमें से 30-35 जो मेन CRQs बनेंगे, उसमें से 4-5 CRQs, 3-4 या 4 CRQs आपको टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। वो आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, मैं उस पर आपको फीडबैक दूंगा जैसे मैं बता रहा था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर ये स्लाइड शो नहीं हो रही है, जो आपने 7 CRQs मतलब वो रखे थे, वो वाली स्लाइड जो है ना क्लियर मेरे नहीं थी। नहीं नोट्स मिले आपको ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं जी वो ग्रुप में आ गए थे, उसमें लेकिन अभी मौजूद जो है। आपने CRQs की वो रखी। नहीं ये किसी और को शो थैंक यू हो रहा है सर। जी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेजरमेंट इन एजुकेशन, गिव एग्जांपल। जी शाबाश, कोई बता दे। ये कुछ जी जी सर, नहीं शो हो रहा है सर। ये ना बाज़ औक़ात यूँ होता है कि नेटवर्क जब कुछ नंबर कमज़ोर 1 होता है ना, तो फिर वो आपको शो नहीं होती ये चीज़। तो अगर आप लीव करके ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये सर क्वालिटेटिव मेरा और क्वेश्चन क्वांटिटेटिव है असेसमेंट के बारे में। सर ये हो रहा है। ये हम आगे पढ़ेंगे सर, ये आज डेमो है। क्वालिटेटिव असेसमेंट क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। मैं इसकी जी मैडम थोड़ा सा वेट कर लें, मैं उनके सवाल का जवाब दे लूँ। क्वांटिटेटिव से मुराद ये है कि इसने 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी है। सर ये हमारे हाँ मेजरमेंट नहीं है, हाँ मेरी बात सुने ना, मेजरमेंट की ये बेस पे आप मेजरमेंट भी हो असेस जाएगी। जी मेजरमेंट सर। तो है ऑलरेडी। देखे ना, हम अगर इनका राइट सीक्वेंस देखें ना, जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें मेजरमेंट शामिल होती है। टेस्ट होगा, फिर मेजरमेंट होगी, तभी जाके हम असेसमेंट करेंगे ना, ठीक है। तो ये क्वांटिटी भी जी है सर साफ ज़रा, बिल्कुल। मेजरमेंट की हाँ बेस पे जो हो रही है, तो क्वांटिटी तो ऑब्वियसली होगी। लेकिन अगर हम इसको यूं कहेंगे कि 70 वाले की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, तो अब एक्सीलेंट क्या है, क्वालिटी है या क्वांटिटी है? तो ये क्वालिटी हो जाएगी सर। यस एग्जैक्टली। तो सर ये क्वालिटी हो यस, जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये तो क्वालिटेटिव है। अगर हम 70 कह रहे हैं तो ये क्वांटिटी है हाँ और ये मेजरमेंट हो जाएगी फिर। हाँ जी, मेजरमेंट है, यस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा हो गया सर। फॉर्मेटिव असेसमेंट और सर सॉरी सर वो समेटिव असेसमेंट और इवैल्यूएशन में सर मुझे बहुत मिक्स हो रहा है, हाँ ऐसा लग ये मैंने जैसे एक ही बताया है, कोई पहले चीज है, मेरी बात मतलब सुन बहुत लें। ज्यादा। जी हाँ ये मैंने पहले भी बताया है कि अब जैसे देखें ना, एवेल्यूएशन होगी किसी प्रोग्राम के एंड पे। यानी मिसाल के तौर पर आपका 1 साल का तालीमी ईयर है, एकेडमिक ईयर है, उसके एंड पे आप एवेल्यूएशन करते हैं, उसकी बेस पे पास फेल करते हैं, उसकी बेस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पोजीशंस देते हैं एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। लेकिन जब आप क्लास में एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद, टॉपिक ख़त्म करने के बाद जो आप पढ़ाते हैं ना, सॉरी जो आप असेसमेंट करते हैं, वो आपकी समेटिव कहलाती है। सर काइंडली थोड़ा रिपीट कर। मैंने कहा कि जो आप साल के आखिर पर जो परफॉर्मेंस जज करते हैं ना, वो होती है एवेलुएशन। उसकी बेस पे हम बच्चे को पास फेल करते हैं। लेकिन एक क्लास में एक टॉपिक के पढ़ाने के बाद, टॉपिक ख़त्म करने के बाद, ठीक है, 40 मिनट का आपका लेक्चर था, आपने 35 मिनट पढ़ाया, अब एंड पे आप पढ़ाने के बाद एंड पे 2-4 सवाल करते हैं, तो वो सबमेटिव असेसमेंट होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जी, टाइम फ्रेम का डिफरेंस है। हेलो सर, आवाज सुनाई दे रही है जी दे रही है, सर? पूछे। नहीं, मैं जी 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 सर, सवाल करें। मेरी आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? सर अभी प्रीवियस जी सर। जी पूछें। जी सर सवाल करें, क्या सवाल कर रहे थे? जी मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी सर। हाँ, कोई सवाल करना चाह रहा था जी, पूछें, सवाल करें। सर एक सवाल मेरा ये है कि सर एक क्वेश्चन आंसर के सेशन में अगर आप अपना फेस शो करें हमें तो। नहीं मेरे फेस को क्या करना है यार, मेरी ये तस्वीर लगी हुई है, इसको डाउनलोड कर लें, जब मेरा फेस देखना हो देख लिया करें। ठीक है, आपको सर फूलों की माला पहना देंगे। ये देखें, ये मेरा फोटो है, ये मैं ही हूँ, सच्ची वाला मैं हूँ। असल में ना फेस का इशू नहीं है, नेटवर्क का इशू हो जाएगा फिर। नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के सेशन में आप उस वक्त के लिए ऑन करें, बाकी फिर आप, ताकि ये समझ में भी आता रहे कौन। मुझे चले मैं आपको वैसे अपना फेस दिखा दूंगा। असल में ना मैंने, मेरी बात सुने, भाई का कहना ये है कि वो आपको लाइव देखना चाहते हैं, मींस कि जैसे एक टीचर लाइव लेक्चर देते हैं, ये ऐसे समझे ऐसे हो रहा है कि जैसे ऑडियो क्लिप चल रही हो। एग्जैक्टली बिल्कुल भाई। सवाल है। चलें जी पूछें, चलें इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे जी। क्वेश्चन करें।
सर मेरा क्वेश्चन का अभी आपने ठीक से आंसर नहीं दिया सर। एवेल्युएशन और मैडम समेटिव मैंने 2 दफ़ा असेसमेंट तो का दे सर वो दिया है, और मिक्स हो कितने रहा है। दफ़ा दे दूं? मैंने ये बताया है आपको, आपने सुना नहीं होगा कि जब आप साल के आखिर पर बच्चे की परफॉर्मेंस को देखेंगे और उसको पास फेल करेंगे। अब देखें ना, आप रोज़ाना बच्चे से सवाल जवाब करें टॉपिक पढ़ाने के बाद, तो उसको पास फेल तो नहीं करते ना उस बेस पे। तो इसको कहते हैं जो टॉपिक के पढ़ाने के बाद सवाल जवाब होता है, ये समेटिव असेसमेंट होती है। और जो साल के आखिर पे आप फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं, वो हमारी समेटिव असेसमेंट होती है, सॉरी एवेलुएशन होती है साल के आखिर जी सर में। अब क्लियर, हाँ, अब उस सर की बेस क्लियर पे हो आप गया। पास फेल करते हैं, लेकिन रोज़ाना तो पास फेल नहीं करते ना आप। ये समेटिव है जी। आपने शायद जी सुना नहीं सर होगा, मैंने पहले भी यही बताया क्लियर हो गया। जी। कोई और सवाल जी? जी सर वो नेटवर्क इशू। ओके, कोई बात नहीं। नहीं सर, ये वैसे आपने पढ़ाया हमें माशाल्लाह। कुछ बता दें। जी सर, हम ना कल एक लेक्चर लेंगे कि CRQs आपके पेपर में किस तरह के आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। सेकंड लेक्चर कल हमारा इसी चीज़ के ऊपर होगा, तो वो जी सर, सारी, बस यही प्रॉब्लम था, हाँ हमें ये वो तो मैंने बताना है सुना था भाई। आपसे। तो हमारा फोकस ही CRQs है, वो तो बताना है। ये मैंने आज इसलिए ना, ये आपको इसलिए कराया क्योंकि कल आपको थोड़ा सा ये आप देख लेंगे ना कुछ CRQs जो मैंने भेजे हैं या आपको मैंने जो लेक्चर दिए हैं, तो कल हम इन चीज़ों को फिर दोबारा डिस्कस करेंगे कि इनको हमने कैसे अटैम्प्ट कैसे करते होते हैं। तो वो इसके ऊपर ठीक मुकम्मल है एक सर, लेक्चर ओके है सर, 1 थैंक घंटे यू। का इंशाल्लाह ताला। तो वो मैंने सेकंड लेक्चर रखा है, फर्स्ट मैं जानबूझ के नहीं रखा क्योंकि हम एक आध टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं अब कल आपसे अगर सवाल करूंगा, फ़र्ज़ करें कि समेटिव और फॉर्मेटिव क्या है, तो आप बता तो सकेंगे ना। अगर आज मैं वो CRQ की टाइप्स और उसको लिखने का तरीका पूछता और आपसे कोई सवाल करता, तो यकीनन आप कहते कि पता नहीं सर क्या कह रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इस वजह से कल इस पे लेक्चर होगा। कोई और क्वेश्चन जी? लास्ट 2 मिनट्स हैं जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। प्राइमरी टीचिंग लाइसेंस में थोड़ा फर्क समझता है, इसमें क्या फर्क है? अच्छा सर, इस पे ना मैं आपको कल एक 25 मिनट की 20-25 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, जिसमें सारा जो प्रोसेस है, सारा प्रोसेस उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में, इसकी एलिजिबिलिटी और उसका सिलेबस और आउटलाइन वो सारी बता दूंगा वीडियो की शक्ल में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सर एक रिक्वेस्ट आपसे। हेलो अच्छा जी 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 सर, एक रिक्वेस्ट थी, काइंडली जो साढ़े और टाइम जो है उसको 7:30 से थोड़ा आगे कर दें, क्यों अराउंड अबाउट 7:45। क्यों उसकी नहीं क्या सर, वजह? फिर ये सर लेट हो नमाज जाती है बहुत, इसी वजह से ना फिर नमाज